अब देखो इस पे डिबेट अभी चल रही है, लेकिन अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते होंगे, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, तो आपको पता होगा कि इसके बारे में बात पिछले साल भी चली थी, क्योंकि ये एक्ट 8 अगस्त 2024 को जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री है किरण रिजिजू, उनके द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। और उसके बाद में क्या हुआ कि इस एक्ट को 9 अगस्त 2024 को समीक्षा के लिए जेपीसी के पास में भेज दिया गया। देखो जेपीसी का मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी संयुक्त संसदीय समिति। ये समिति जो है वो संसद के जो मेंबर है उनको मिला करके बनाई जाती, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी कोई एक्ट पार्लियामेंट में आता है, सदस्य बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस पर ठीक तरीके से डिस्कशन नहीं हो पाता, इसलिए एक कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी के मेंबर अलग से बैठ करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं और जो भी संशोधन होता है उसको प्रपोज करते हैं। और उसके बाद में उस कमेटी में वोटिंग होती है और वोटिंग के आधार पर फैसला होता है कि किस पक्ष में ये काम किया जाना चाहिए। तो ये जेपीसी का गठन किया गया और इसमें कितने सदस्य थे? 31 सदस्य थे और इसका चेयरमैन बनाया गया जगदम्बिका पाल को। और उसके बाद में इस वोटिंग ने कई सारे सजेशंस दिए, कई सारे संशोधनों को प्रस्तावित किया और इसको लेकर के फिर वोटिंग हुई। और वोटिंग में जेपीसी की मंजूरी के बाद में 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट दिए और 11 ने इसका विरोध किया। इसको लेकर उस समय भी कई कंट्रोवर्सी हुई। लोगों ने कहा, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने कहा कि हमारी बात को ठीक तरीके से सुना नहीं गया है, जो हमने संशोधन दिए उनको विचार नहीं किया गया है। और जो ओवैसी साहब थे उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो 665 पेज है उनको पढ़ने के लिए सिर्फ एक रात का समय दिया गया, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इसके बाद में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को सौंप दी, यानी अगस्त से फरवरी के बीच में इनके बीच में डिस्कशन का इनको टाइम दिया गया। और अब जो नया एक्ट लाया गया है, इस एक्ट का नाम भी चेंज कर दिया है। इस एक्ट का नाम रख दिया गया है उम्मीद। उम्मीद का मतलब होता है कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। और ये एक्ट की आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। उसके बाद में आता है कि इस एक्ट को जब लागू किया गया तो इसके अंदर क्या क्या बदलाव किए गए। एक तो मैंने जो पहले बताया था कि सेक्शन 40 जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सेक्शन था, उस सेक्शन को इस एक्ट से हटा दिया गया है, यानी वक्फ ऐसे ही किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं कर सकता। और दूसरा इसमें बदलाव किया गया वक्फ की स्थापना को लेकर के, क्योंकि 2013 में जब संशोधन हुआ तो उस समय ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति वक्फ क्रिएट कर सकता है, लेकिन इस संशोधन में इसको चेंज कर दिया गया। अब अगर कोई भी व्यक्ति वक्फ क्रिएट करना चाहता है तो वो कम से कम भी वही व्यक्ति वक्फ क्रिएट कर सकता है जो कम से कम 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हो, और बाकी व्यक्ति वक्फ क्रिएट नहीं कर सकते। और इसमें भी एक प्रोविज़न कर दिया गया कि जब भी कोई वक्फ क्रिएट किया जाएगा तो बच्चों और जो महिला है उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा, यानी उनके अधिकार आप खत्म नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए एक मकान है, उसका ओनर मैं हूँ और मैं उस मकान को वक्फ क्रिएट कर देता हूँ, तो जो पत्नी है, जो बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कैसे होगा। तो सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए कहा कि उनके अधिकारों का भी ध्यान रखा जाएगा और उसी संपत्ति को वक्फ कर सकते हैं जिसको आपने 100% आपने अर्जित किया हो, यानी जिसका 100% स्वामित्व आपके पास में है, सिर्फ आप उसी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर सकते हो। उसके बाद में इसका दूसरा प्रावधान किया गया वक्फ का सर्वेक्षण को लेकर के, क्योंकि पहले क्या होता था कि एक सर्वेक्षण अधिकारी होता था जो कि जमीन की सर्वे करता था और उसके बाद में रिपोर्ट देता था कि ये वक्फ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और वो वक्फ से ही कुछ कोई होता था। अब क्या किया गया कि सर्वेक्षण अधिकारी के स्थान पर अब जिला कलेक्टर को ये अधिकार दे गए, यानी सर्वेक्षण अधिकारी के जो अधिकार है वो जिला कलेक्टर को दे दिए गए। अब जिला कलेक्टर के पास में ये पावर है कि वो किसी भी संपत्ति को सर्वे कर सकता है, और यदि उसको लगता है कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं है या फिर नहीं होनी चाहिए तो वो उसको रद्द भी कर सकता है। और उसके अलावा देखो, वक्फ जो है उसके केसेस सिर्फ प्राइवेट जमीन पर नहीं चल रहे, उसके केसेस चल रहे हैं सरकारी जमीनों पर। एक आंकड़े के मुताबिक 5973 सरकारी संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर वक्फ दावा करता है कि ये वक्फ की संपत्तियां हैं। तो सरकार ने इस एक्ट में क्लियर कर दिया कि जो वक्फ की जो सरकारी संपत्ति है वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसका पावर किसके पास, किसको दिया गया? जिला कलेक्टर को दिया गया। उसके बाद में आते हैं हम इस एक्ट के और अन्य प्रावधान क्या क्या है। देखो, इसको लेकर एक प्रावधान ये किया गया है कि जिन भी मामलों में बहुत ज़्यादा विवाद है, यानी अवैध कब्जे के मामले हैं, उनको हटाने के सख्त नियम जारी किए गए, यानी उनको जल्दी से जल्दी हटाया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति यदि ट्रिब्यूनल के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो उसको मौका दिया जाएगा, यानी उसके पास में ऑप्शन होगा कि वो हाई कोर्ट भी जा सकता है इसकी अपील करने के लिए।
उसके बाद में ये किया गया कि इस पूरे वक्फ बोर्ड की संपत्ति की ऑडिट होगी, यानी जो वक्फ बोर्ड के पास में कितनी संपत्ति आई, कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया गया, उस सब पूरी उसकी प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग होगी और ऑडिटिंग होके उसको एक पोर्टल पर जो है वो पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी इस मामले में बढ़ा दी गई कि राज्य सरकारें वक्फ से संपत्तियां जो है उनसे जुड़े विवादों का समाधान के लिए जिम्मेदार होगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा क्या प्रावधान किए? इसके अलावा एक प्रावधान किया गया कि जो भी वक्फ की संपत्तियां हैं उनका वेरिफिकेशन क्या है, अनिवार्य है। इससे क्या होगा कि जो इलीगल जो प्रॉपर्टीज है उन पर रोक लगेगी। उसके बाद में कलेक्टर को अधिकार दे दिए गए, हमने बात की। और वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इसमें क्या किया गया कि विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर भी सार्वजनिक करनी पड़ेगी। यानी अब एक पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अंडर आती हैं। इसके अलावा एक और मामला था जो कमेटी ने भी सजेस्ट किया था कि जो संपत्तियों को रद्द करने का मामला है, यानी कोई भी संपत्ति वक्फ की है या नहीं, इसका जो सर्वेक्षण या रद्द करने का जो मैटर है इसको जिला कलेक्टर से उच्च अधिकारी को दिया जाना चाहिए। ये किसने कहा था? जेपीसी ने कहा था। जेपीसी की जो रिकमेंडेशन थी उनको मान लिया गया और इसमें कहा गया कि जिला कलेक्टर जो थे उससे ऊपर का कोई भी अधिकारी इस संबंध में फैसला लेगा। और एक और इसमें बदलाव किया गया कि जो ट्रिब्यूनल होंगे उसके 3 मेंबर होंगे और वो 3 मेंबर इसलिए बनाए गए ताकि केसों का जल्दी से निपटारा हो सके और अगर कोई ट्रिब्यूनल के मामले से संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। अब और क्या प्रावधान किए गए इसमें? और प्रावधान किया गया जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड और जो परिषद थी उसमें बदलाव किया गया। और अभी जो बहुत सारा विवाद हो रहा है उसका कारण भी यही है, क्योंकि इसमें एक प्रोविज़न ये कर दिया गया कि जो परिषद है, जो बोर्ड है, उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना ज़रूरी है। यानी उसमें जो भी बोर्ड बनेगा उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य तो होने ही चाहिए। जैसे वक्फ परिषद हैं तो वक्फ परिषद में 22 सदस्य हैं और इसमें एक प्रोविज़न ये कर दिया गया कि सांसद इसमें शामिल होंगे, जो विधायक है उस एरिया के वो शामिल होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं उसको परिषद में स्थान दिया जाएगा। इसलिए अगर हम पूरा देखें तो इस 22 में से कम 12 सदस्य ऐसे होंगे जो गैर मुस्लिम होने की गुंजाइश है। हालांकि ज़्यादा हो, मतलब 12 से ज़्यादा कोई भी गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। हालांकि ये कम भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई सांसद मुस्लिम है तो उसको इसमें कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा बोर्ड की बात आती है तो ये 1995 का एक्ट है और ये एक्ट है 2024 का। 1995 के एक्ट में 8 से 12 सदस्य होते थे बोर्ड में और इसमें तय कर दिया गया कि 11 सदस्य होंगे और सभी सदस्य क्या होंगे? नॉमिनेट होंगे, यानी उनको नामित किया जाएगा। और ये जो व्यक्ति थे ये गैर मुस्लिम हो सकते हैं। जैसे एक अध्यक्ष होगा वो गैर मुस्लिम हो सकता है, एक सांसद है वो गैर मुस्लिम हो सकता है, 2 प्रोफेशनल इसमें शामिल होंगे, राज्य सरकार का एक अधिकारी इसमें शामिल होगा और बार काउंसिल जो थी उसका भी एक सदस्य इसमें शामिल होगा। और इनके लिए कोई योग्यता नहीं है कि मुस्लिम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उसके अलावा इस एक्ट में जो कहा गया कि इस बोर्ड में कुछ व्यक्ति हैं जो मुस्लिम ही होना चाहिए। जैसे एक मुतवल्ली जो थे वो मुस्लिम कम्युनिटी से होगा और इस्लामिक धर्म शास्त्र का एक विद्वान को इसमें शामिल किया जाएगा और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के 2 सदस्य जो मुस्लिम होंगे उनको इस एक्ट में स्थान दिया जाएगा। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्रोविज़न किया गया कि वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है, जो महिलाएं मुस्लिम होगी। उसके अलावा हम बात करते हैं इस पूरे मैटर को लेकर के। देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको कि इस एक्ट में क्या क्या बदलाव होगा, वक्फ का इतिहास क्या था।